जय हिंद, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और आज हम डिस्कस करेंगे पेपर दैट इज CT03 पेपर 1। अभी आपने पेपर दिया है। पेपर के लेवल की अगर आप बात करें तो कुछ सवाल मतलब जेई एडवांस से कम ही लेवल था, मतलब टफ कैटेगरी में नहीं था पेपर। मोस्टली सवाल इसमें इजी थे, कुछ सवाल अच्छे रहते हैं, वैसा अच्छे भी थे आपके पास। हम वन बाय वन सभी सवालों को डिस्कस करेंगे और आपको जो भी सवाल आपका फंसा हो आप वो देख सकते हैं। जिस सीक्वेंस में आपको हार्ड कॉपी दी गई है अपने उसी सीक्वेंस में सवालों की नंबरिंग हम करके चलेंगे। तो ये बच्चों अपने वन बाय वन इसको शुरू करते हैं और सब सवालों को डिस्कस करते हैं। आई होप आप इससे सीख पाएंगे। हाँ भाई, ये हमारे पास पहला सवाल है और इसमें क्या बोला कि एक रिंग है आपके पास, उसकी रेडियस गिवन है आपको r। इस रिंग की रेडियस कुछ r गिवन है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ से है, मतलब इस तरीके का है। ये x एक्सिस हो गया आपके पास, जिसे x एक्सिस, और ये वाला आपके पास y एक्सिस है। तो अगर जब आपके इसमें x इज ग्रेटर देन 0 है तो उस वाले रीजन के अंदर जो लैम्डा है इज नेगेटिव, और अगर आप बात करेंगे x इज लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 वाले केस में माइनस लैम्डा है और लेस देन 0 वाले केस में आपके पास है प्लस लैम्डा है। आपको इसका नेट डाइपोल मोमेंट पूछा गया है। नेट डाइपोल मोमेंट आप कैसे निकाल सकते हैं? तो हमने बोला हम एक काम करते हैं, एक एलिमेंट पकड़ लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे एक एलिमेंट पकड़ लिया dq चार्ज का। सिमिलर हमने यहाँ पे एक और मान लिया ऐसे ना, यहाँ पे भी ऐसे एक मान लिया आपने। तो अगर आप देख रहे हैं इस पे कुछ चार्ज यहाँ पे प्लस dq हो गया आपके पास और यहाँ पे आपके पास में ऐसे माइनस dq हो गया। सही। अच्छा, तो इसका अगर डाइपोल मोमेंट हम लिख रहे हैं तो कुछ हद तक बात बन जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे थीटा एंगल पे जाके कुछ डी थीटा विड्थ का एलिमेंट पकड़ लिया। तो अब डी क्या लिखेंगे, dq लिखेंगे लैम्डा r डी थीटा। ये चार्ज हो गया क्योंकि इसकी विड्थ दैट इज r डी थीटा। तो ये आ गया आपके पास। अच्छा, इसका थोड़ा डाइपोल मोमेंट अगर मैं देखूँ तो वो बन जाएगा लैम्डा r डी थीटा। ये चार्ज हो गया क्यूब मल्टीप्लाई डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी इसकी 2r। अब देखो ये जो डाइपोल मोमेंट है बच्चों वो इस तरफ आया आपके पास, इस तरफ आया, इस तरफ आया, यहाँ पे ऐसे इस तरफ आ रहा है डाइपोल मोमेंट। अब इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। अब आप सोच के देखिए कि अगर हम जैसे अब ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे, ऐसे यहाँ पे भी एक सेम एलिमेंट मिलेगा, उसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा होगा, तो ये वर्टिकल वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस वाले आपके पास बचेंगे। तो इस पी के दो कंपोनेंट, एक ये वाला एक ये वाला। फिर मैंने बोला यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट पकड़ूंगा ऐसा तो उसकी क्या वो ऐसा है कुछ, उसी कंपोनेंट टूटेगा तो एक इधर एक ऊपर की तरफ। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वाई एक्सिस करूंगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाले आपके पास बचेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पी नेट जो होगा वो इंटीग्रेशन होगा आपके पास किसका, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ दिस dp cos थीटा। बात समझ में आई? अब इसकी वैल्यू सोल्व कर लेते हैं हम। तो हमने यहाँ पे लिखा पी नेट इज इक्वल टू dp को क्या लिखा, लैम्डा r डी थीटा मल्टीप्लाई 2r और cos थीटा। अब भाई अभी हम थोड़ी लिमिट्स की बात कर लेते हैं। एंगल लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लेंगे? तो अगर देखें तो पहले आपको सबसे ऊपर वाले एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जैसे आपको सिर्फ इतना एरिया कवर करना है कि जैसे जैसे आप नेगेटिव कवर कर रहे हैं पॉजिटिव साथ साथ में कवर हो जा रहा है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएंगे, ये यहाँ से थीटा रेफरेंस लिया ना, तो ऊपर जाएंगे दैट इज -π/2 और इधर जाएंगे तो +π/2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। पी नेट इज इक्वल टू लैम्डा r स्क्वायर 2 लैम्डा r स्क्वायर 2 लैम्डा r स्क्वायर इधर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा। अच्छा, इसकी लिमिट्स हमारे पास में है दैट इज -π/2 से लेके +π/2। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा आपके पास। ये बन गया पी नेट इज इक्वल टू 2 लैम्डा r स्क्वायर, और ये बताएगा sin थीटा का इंटीग्रेशन दो बार थी, ट्वाइस बन जाएगी वैल्यू आपके पास। तो पी नेट आ गया बच्चों दैट इज 4 लैम्डा r स्क्वायर। ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन मैच हो जाएगा। फिर अगर आप बात करें डायरेक्शन किस तरफ है, डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो दो ऑप्शन है, ऑप्शन 2 एंड 4। चाहे तो आप सेंटर ऑफ मास से रख के वैसे ही प्रोसीड कर सकते थे कि इसका नेगेटिव चार्ज इसके सेंटर ऑफ मास से मान लीजिए कितनी दूरी पर है 2r/π, और इसका इधर आएगा 2r/π। तो यहाँ पे ये q हो गया, यहाँ पे ये q होगा। तो अगर आप नेट डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो कितना आ जाएगा, q मल्टीप्लाई 4r/π। अब q की वैल्यू क्या लिखेंगे, q की वैल्यू आप लिख देंगे लैम्डा मल्टीप्लाई ये लेंथ कितनी होगी, πr लेंथ होगी आपके पास, और यहाँ पे 4r/π। इसने इसको मार दिया तो ये r बन गया 4 लैम्डा r स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते थे। तो जब भी फंक्शन आपके पास में कुछ ऐसे cos या डी थीटा बन रहा है या फिर x dx का फंक्शन बना है तो उसमें आपके पास सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ जाती है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो दो ऑप्शन मैच करिए, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। जो सेकंड सवाल है हमारे पास वो भी इसी तरीके का है कि आपके पास में हाफ रिंग पे प्लस लैम्डा चार्ज है और हाफ रिंग पे माइनस लैम्डा चार्ज है। अब क्या बोलते हैं, पहले ऑप्शन में बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट पॉइंट पी कोऑर्डिनेट गिवन है 0,r/2। 0,r/2 का मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट r/2। तो कुछ यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल 0 है या नहीं, क्या चेक करेंगे। देख यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस है, सिमिलर डिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कुछ पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस सिमिलर यहाँ पे नेगेटिव से होगी, तो हर एक जैसे यहाँ पे इस DQ चार्ज से कुछ डिस्टेंस है x, सिमिलर डिस्टेंस आपको नेगेटिव चार्ज से ही मिल जाएगी। तो आप सबको पोटेंशियल जोड़ेंगे तो 0 तो आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो ये वाला पॉजिटिव पकड़ा, तो यहाँ पे नेगेटिव भी पकड़ दे, तो फिर पोटेंशियल सबके वजह से लिखना पड़ेगा ना। तो पॉजिटिव वैल्यू जितना है उतना नेगेटिव की वजह से नेट वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये बात सही है कि 0,r/2 पे 0 आएगा। फिर आपसे बोल रहा है कि जिसका कोऑर्डिनेट 0,-r/2 तो वो यहाँ पे होगा। मैं बोल रहा हूँ इस एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर होगा ना, कोई पॉइंट अगर देखे, कोई पॉइंट, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। जैसे इक्वी पोटेंशियल लाइन, दिस इज इक्वी पोटेंशियल लाइन, और अगर इक्वी पोटेंशियल लाइन है तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल तेरे पास 0 ही आना है, बिकॉज एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। समझ में आ रहा है। तो देख सकते हैं, इसको विजुअलाइज कर सकता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है वही नेगेटिव चार्ज से है। तो जब आप जोड़ने बैठेंगे सबकी वैल्यू नेट 0 हो जाएगी आपके पास। तो ये वाली बात भी सही है, पहला ऑप्शन सही, सेकंड ऑप्शन सही। फिर वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से कुछ ऐसा होगा, तो नेट रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। सिमिलर यहाँ पे कोई एलिमेंट पकड़ के देख, पॉजिटिव की वजह से कुछ ऐसा, नेगेटिव की वजह से यहाँ पे तो दिखेगा ना ऐसा, वो ऐसा। तो ये वर्टिकल वाले कंपोनेंट होंगे वो सबके सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ इसी डायरेक्शन में बचेगा। तो क्या डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आएगी। या फिर तो ऐसे भी समझ सकता है कि ये लाइन इक्वी पोटेंशियल है, और अगर ये लाइन इक्वी पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर ही रहेगा हमेशा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना है, डायरेक्शन हमने यहाँ पे विजुअलाइज कर ली। तो ये सवाल सिंपल था, बस विजुअलाइज करने लायक था। अगर आप सही से विजुअलाइज कर सकते हैं तो बहुत आसानी से आप इस सवाल को कर पाएंगे। तो इसमें 3 ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब आइए अपने आगे चलते हैं। अभी हम थर्ड प्रॉब्लम पे हैं। ये रोटेशन का सवाल है, और रोटेशन में जो आपके पास में रोलिंग है ऑन इंक्लाइंड प्लेन, उसकी बातचीत चल रही है यहाँ पे। सवाल में क्या बोला गया है, आपको एक सिलेंडर है, उसकी रेडियस गिवन है, रेडियस हम नोट करें दैट इज 0.4 मीटर, ये रेडियस गिवन है आपको। और इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे इसको रोटेट करके छोड़ दिया, जैसे रोटेट करवाया, रोटेट करके छोड़ दिया। अब क्या होगा, कुछ स्लाइडिंग होगी, स्लाइडिंग के बाद कुछ प्योर रोलिंग शुरू होगा। तो जिस ओमेगा से रोटेट करा के छोड़ा है वो ओमेगा है 54 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा है आपके पास। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है म्यू, उसकी वैल्यू है 0.5। तो कितने टाइम बाद प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी, इसकी बात आपके पास में चल रही है। तो मैंने बोला यार अगर ऐसा घूमना शुरू होगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ जाएगा, फ्रिक्शन इस तरफ जाएगा आपके पास में, सही। और अगर फ्रिक्शन आपके पास में इस तरफ लग रहा है तो आप इस फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि स्लिपिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन आएगा म्यू mg cos थीटा, ऐसा आएगा। इससे हम अल्फा निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, म्यू mg cos थीटा मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू आई अल्फा। और ये सिलेंडर है आपके पास, सिलेंडर है, और सिलेंडर कुछ नहीं बोला तो हम इसको सॉलिड सिलेंडर मान के चलेंगे ना, दैट इज mr²/2 आई अल्फा। जब भी कुछ ना कमेंट करे तो आपको वो चीज़ सॉलिड मान के चलनी है। इस m ने इस m को उड़ा दिया, इस r ने इस r को उड़ा दिया। तो ये एक्सप्रेशन जो अल्फा का आ रहा है 2 म्यू g cos थीटा डिवाइड बाय r, ये एक्सप्रेशन आ रहा है। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यार, इसकी वैल्यू सॉल्व होगी, कितनी आ रही है आपके पास। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, दैट इज 0.5, इसको 1/2 कर दिया, g को 10 कर दिया, cos 37, व्हाट इज cos 37, cos 37 इज 4/5, और रेडियस गिवन है आपको दैट इज 0.4, तो यहाँ पे आ गया 10/4। अब देखिए ये इससे साफ हो गया, ये 2 यहाँ पे साफ हो गया, ये यहाँ पे साफ हो गया, तो अल्फा आ गया भाई साहब 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अल्फा आ गया 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो मिल गया मुझे अल्फा, ठीक है। अब हमसे और क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा कितने टाइम बाद में प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा। तो यार उस वाले केस में अगर हम देखें तो प्योर रोलिंग कब आएगा, जब ये रिलेशन ट्रू हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा, तो प्योर रोलिंग हो जाएगा। अब हम वेलोसिटी लिख के देखते हैं। तो वेलोसिटी अगर आप देखें तो फ्रिक्शन भी इस तरफ लग रहा होगा, mg sin थीटा भी इस तरफ लग रहा होगा। तो आप क्या लिखेंगे, म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू MACM। ये ट्रांसलेशनल मोशन के कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी जा रही है। इस m को साफ कर दिया यहाँ से हमने, तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है म्यू g cos थीटा प्लस g sin थीटा इज इक्वल टू ACM। इसकी वैल्यू निकालते हैं, चलो। म्यू की वैल्यू पुट करी 1/2, तो यहाँ पे ये बन गया 5, और cos 37 हो गया मेरे पास में, थीटा इज 37 ना, cos 37 हो गया 4/5। सिमिलरली यहाँ पे बन गया 10, sin 37 हो गया 3/5। ये ACM है, ये 5 से 5 यहाँ पे साफ हो गया, ये 2 आ गया,
एक यहाँ पे 10 भी था ना, नहीं वो तो उसमें आ गया। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये बन गया 4/6 बन गया। तो ACM कितना आ गया, ACM आ गया 10, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो ये ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन है, ये आपके पास में रोटेशन मोशन की इक्वेशन है, इतना सही है ठीक। तो हमारे पास में ACM भी मिल गया हमें और अल्फा भी मिल गया। अब हमें प्योर रोलिंग की कंडीशन देखनी है। प्योर रोलिंग क्या होता है, V = ω का एक्सप्रेशन आना चाहिए। क्या V तो जो किसी टाइम पे बनेगा वो बन जाएगा V = ACM × T, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है आपके पास, और ओमेगा देखें किसी टाइम पे, दैट इज ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा टी। तो आप पहले इसकी वैल्यूज निकाल लीजिए। तो ये एक्सप्रेशन बन गया ओमेगा इनिशियल हमारे पास में 54, ये बन गया 54 - 20t, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। ये ओमेगा का एक्सप्रेशन है, और V का एक्सप्रेशन आपके पास में ACM × T, तो ये बन गया 10t। अच्छा अब आप क्या लिखेंगे, प्योर रोलिंग शुरू करवाना है तो आप लिखेंगे V = ओमेगा मल्टीप्लाई R। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R हियर, R इज 0.4, 0.4 तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 0.4, सही। अब बात बन जाएगी। अब हम सोल्व करके देखते हैं। ये यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ पे सोल्व कर रहे थे 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यहाँ पे 25t = 54 - 20t, इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 45t = 54, तो t की वैल्यू आ गई 54 / 45 सेकेंड। अब अगर आप सवाल में देखें तो इसको 18n/25 के बराबर किया गया, 18n/25, तो ये तो बन गया 3 और ये बन गया 5, तो ये ऐसे कुछ आ गया। तो n की वैल्यू अगर आप चेक कर रहे हैं तो ये बन गया 5/3, अगर अपने गलत नहीं है तो ये वैल्यू कितनी है आपके पास 5/3। तो 5/3 है, मतलब अगर अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास 2 से ही मैच करेगी। दिस इज अप्रोक्सीमेटली = 2, तो 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको बोला गया कि हेक्सागन है, हेक्सागन के हर एक जो आपके पास में कॉर्नर है उसके ऊपर m मास को रखा गया है, और ये अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं, तो उसका टाइम पीरियड कितना है वो जानना चाहते हैं। तो ये सब कैलकुलेटिव है, मैं बता दूं कैसे अप्रोच करेंगे हम इसको। देखिए हम इस वाले मास को कंसीडर कर रहे थे, किसी एक मास को कंसीडर करते हैं और उस पर द्वारा F0 mv² के बराबर कर देते हैं। तो इस वाले m को ये इधर ऐसे खींच रहा है F4 से, मान लीजिए इसका नाम F1 रख दीजिए। तो ये F1 है तो ये फोर्स भी क्या होगा आपके पास F1 होगा। सिमिलरली अगर आप इसको देखें तो ये वाला फोर्स कुछ ऐसे इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कुछ F2 फोर्स से, तो ये भी आपके पास में F2 से ही करें, कोई डिस्टेंस बराबर है F2 है। और ये आपके पास में यहाँ पे सेंटर के अलोंग ऐसे कुछ अट्रैक्ट कर रहा है आपको F3 से। तो अगर आप एंगल्स अगर हम थोड़ा देख लें तो हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी चीज़ों की। अगर ऐसा हेक्सागन है आपके पास, थोड़ा एंगल्स देख लेते हैं ना, हाँ भाई अगर हम थोड़ा एंगल्स को चेक करें थोड़ा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो हम ये बोलते हैं कि ऐसे बना लेते हैं ना एक बार, ये हर एक एंगल 60 डिग्री होता है अगर आपको पता हो। तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये भी 60 डिग्री हो गया आपके पास, ठीक है। तो अगर हम इस वाले एंगल को चेक करें, ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा हम इस वाले एंगल को उठाना चाह रहे हैं ना, कि ये तो हमें पता है कि ये वाला एंगल नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो F3 के डायरेक्शन में आएगा, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है। अब इसका इससे कितना बना ये वाला एंगल हम चेक कर लेते हैं। अब इस वाले एंगल को हम कैसे चेक करें, ये टोटल एंगल हो गया 120 डिग्री, और अगर ये 120 हो गया तो 30 और ये 30, तो ये वाला एंगल आपके पास में है 30 डिग्री, और ये पूरा एंगल आपके पास में है 60 डिग्री। क्लियर। तो एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट जो आपके पास में दैट इज F3 प्लस F1, पूरा एंगल ये आपके पास में दिस इज 30 ना, दिस इज 30 ना, तो ये बन जाएगा आपके पास में F2 का कंपोनेंट थोड़ा हमने F2 cos 30 और इसका ट्वाइस बन जाएगा, F2 cos 30 का ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे F1 का, तो F1 का भी ट्वाइस हो जाएगा, F1 cos 60 ऐसे ही, और ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास mv²/r। अब आप F1, F2, F3 की वैल्यूज पुट कर दीजिए। F1 की वैल्यू हो जाएगी g स्मॉल m का स्क्वायर हो गया, g स्मॉल m का स्क्वायर डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कुछ a मान लीजिए। सिमिलरली इसके लिए भी उतना ही फोर्स आ जाएगा, ये रेडियस आप ये डिस्टेंस देखिए, थोड़ा मैथमेटिकल है, कैलकुलेटिव है, पर सवाल में कुछ वैसा नहीं है कि फिजिक्स के हिसाब से आप देखिए सब कोई गहरा दम है, ऐसा नहीं है, सवाल खाली है वैसे। बस आपको एफ नेट निकाल के तो इस वाले पॉइंट के बहुत रोटेट करेगा, ये सेंटर हो गया, तो इसकी दूरी भी a ही आएगी, बिकॉज अगर आपके पास में ये साइड a है, तो अगर आप इसमें ऐसे देखते हैं तो ये साइड a है, ये भी बराबर ही होती है, तो ये 60-60 होता है, तो ये a सब a रहता है आपके पास, ठीक है। तो सवाल आसान है, सवाल टफ नहीं है, पर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है इसके अंदर, और ज़्यादा अच्छी काहे ज़्यादा है तो आपको करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। अब आइए अपने नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं।
बच्चों ये सवाल है आपके पास में और ये बढ़िया है, मतलब इसमें लोग फंस जाते हैं फिर गलत कर लेते हैं। सवाल में क्या बोला कि आपके पास एक होलो सिलेंडर है, ठीक है, और इस होलो सिलेंडर का मास और रेडियस सब गिवन है आपको। इस होलो सिलेंडर का जो मास है आपके पास है वो m है। इस होलो सिलेंडर का जो मास है, कर्व्ड पार्ट का जो मास है दैट इज m, और रेडियस आपके पास में है ही। फिर ये जो आपके पास है प्लेट्स लगी है सर्कुलर प्लेट, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। हम ये चाहते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो होल सिस्टम का। तो मैंने बोला इस इस प्लेट का निकालता हूँ मैं। तो अगर आप प्लेट का निकालने जाएंगे तो प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट पता है वो कितना है, mr²/4। ये कैसे आया सर? भी ये डिस्क है ना, एक ये सर्कुलर प्लेट डिस्क है, डिस्क का इसके अबाउट आता है mr²/2 और इसके अबाउट आएगा mr²/4। फिर अगर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, ये हम प्लेट का लिख रहे हैं तो ये mr²/4 आ गया प्लस mr² आ गया आपके पास में। इसके बोर्ड देखें तो ये mr²/4 आ गया प्लस mr² आ गया, तो ये बन गया 5/4 mr²। ये एक प्लेट का आ गया, दूसरी प्लेट का भी इतना ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं यार इसका करके बताओ तो लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं सर इस होलो सिलेंडर का तो हमें पता है। जैसे आप होलो सिलेंडर का किसके बोर्ड पता है, हमें इसके बोर्ड पता है। गलती बताओ लोग क्या करते हैं, लोगों से इसके बोर्ड पता है होलो सिलेंडर का दैट इज mr², और इसके बोर्ड निकालना है तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो। तो आप बोलेंगे इसके बोर्ड mr², तो एक ये एक्सिस एक ये एक्सिस के बोर्ड बराबर आएगा तो ये हो जाएगा mr²/2। ये गलत है, क्यों गलत है? बिकॉज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ प्लेनर बॉडीज की लगती है, ये प्लेनर बॉडी आपके पास नहीं है। तो अब हमें बेसिक इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, अब हमारे पास सिर्फ सिलेंडर का निकालने वाला काम बच गया। तो मैंने बोला इस सिलेंडर का यहाँ पे ऐसे एक एलिमेंट पकड़ देते हैं, ऐसे एक एलिमेंट पकड़ देते हैं, ठीक है, कितनी दूरी पे, x दूरी पे, कितनी विड्थ का, dx विड्थ का, ठीक है। अब आप इसका इसके अबाउट क्या लिखेंगे, इस रिंग का इसके अबाउट ये बन जाएगा dm इज इक्वल टू लैम्डा dx, ये m हो गया, r²/2 ये आ गया di, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस वाले पार्ट का इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, इसका मास लिख दिया। ये रिंग का इसके अबाउट होता है mr² और इसके अबाउट होगा mr²/2, तो ये m हो गया आपके पास और dx r²/2, इतना सही है, ठीक है। हमें इसका इसके अबाउट चाहिए, तो अगर आप वो देखेंगे di जो हमें चाहिए फाइनल, इसके अबाउट अगर मैं देखूँ, मतलब अगर फाइनल रिजल्ट देखेंगे, हम इसी का लिख देता हूँ इसके अबाउट। तो क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, इसके अबाउट पता है प्लस पहले एक्सिस थ्योरम लिखूंगा, क्या लिखूंगा, dm × x²। अरे सही, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप dm नाम दे दो, यहाँ पे इसको dm नाम दे दो। अब आप पूरे का इंटीग्रेशन कर लो, तो इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो ये di तो i बन गया, इधर बन गया r²/2 इंटीग्रेशन ऑफ dm प्लस यहाँ पे बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dm x², कुछ ऐसा पार्ट बन रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन तो m बन जाएगा, तो एक तो आ गया आपके पास टर्म दैट इज mr²/2 प्लस इसका करता हूँ तो यार dm का एक्सप्रेशन मुझे पता है, dm हो गया मेरे पास, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ये हो गया लैम्डा dx और x², लैम्डा dx ये m हो गया आपके पास और ये x² हो गया, इतना सही है, ठीक है। अब इसको सोल्व करके बन जाएगा लैम्डा x³/3। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू इधर देखेंगे तो इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है, दैट इज -r से लेके +r आ गया आपके पास। तो i की वैल्यू बन गई mr²/2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा r³/3, ऐसा कुछ बन गया। और लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, इसको लिख दो, मास लेंथ कितनी है आपके पास में 2r, ये यहाँ पे बन गया r², यहाँ पे 2 साफ हो गया, तो ये बन गया दैट इज mr²/2 प्लस mr²/3। तो अगर आप एलसीएम लेके करेंगे इसको तो सही कर रहे हैं ना, कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है, सही है। एलसीएम में 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 और 5, दिस बिकम 5/6 mr², 5/6 mr²। तो ये बच्चे सिलेंडर का आ गया, इसके अबाउट सिलेंडर का ये आ गया। और तो नेट अगर आप देखेंगे आई नेट, तो सिलेंडर का लिखा पहले 5/6 mr², और एक प्लेट का ये है, दोनों का जोड़ लेंगे बन जाएगा 5/2 mr²। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आ गया आपके पास, तो ये 15 और 20/6 mr², ये वाली बन गई, ये 10/3 mr², ये आई नेट बन गया, फिर 10/3 mr²। अच्छा, अब आप इसको बराबर कर दीजिए, 10/3 किसके बराबर आएगा आपके पास, 10/3 इज इक्वल टू 2n/3, 2n/3, तो यहाँ से जो n की वैल्यू निकल गई 5, तो 5 आपके पास आंसर हो गया। क्लियर? तो सवाल आसान था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, पर ये चीज़ इंटरप्रेट करना कि सिलेंडर कैसे निकालेंगे ये अपने आप में बड़ी बात है। जेईई एडवांस एक बार इस तरीके का सवाल पूछ चुका है, तो उसमें भी यही कंसेप्ट यूज हुआ था। ये होलो था, उसने सॉलिड पूछा था, समझ में आ गई बात। तो इस सिलेंडर का निकालने वाला रिजल्ट खूबसूरत था, ये तो हो जाता। पर अगर ये सॉलिड होता तब आपको प्लेट्स नहीं होता, फिर आप पूरा यहाँ पे डिस्क मांगे करना पड़ता, ये रिंग की जगह डिस्क हो जाता, फिर एक ही इंटीग्रेशन में काम करता, 2 बार नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं।
बच्चों हम नेक्स्ट सवाल पे हैं, जैसे प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें क्या बोला गया आपके पास कि दो स्टार्स हैं, एक का मास m है, एक का मास 81 m है, और इनके बीच में जो सेपरेशन है आपके पास वो सेपरेशन है 5 है। अब ये होता क्या है कि रेडियस गिवन है कि दोनों रेडियस है भाई, इसकी रेडियस भी a है आपके पास, तो इसकी रेडियस भी a है। अब हो क्या रहा है, यहाँ से आप इस स्मॉल m को प्रोजेक्ट करते हैं और वो यहाँ तक जाना चाहिए, तो मिनिमम स्पीड किससे प्रोजेक्ट करें। अब आप मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे एक बीच में पॉइंट आएगा जहाँ पे GFI की वैल्यू 0 आ रही होगी, GFI वहाँ पे कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा होगा। इससे इधर अगर आप देख रहे हैं तो 81 का इस वाले मास का, इसका नाम कुछ A है, इसका कुछ B है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो G ऑफ A है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू G ऑफ B, और यहाँ पे अगर देखें G ऑफ B ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू G ऑफ A। अब सुनो मेरी बात, अगर आप जैसे ये चीज़ को प्रोजेक्ट किया, यहीं पे रहेगा तो वापस घूम के इसके पास आ जाएगा। अगर आपने यहाँ तक पहुँचा दिया तो उससे आगे फिर ये अपने आप लेके चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचाना है, आपको इस m को यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट तक पहुँचाना है जहाँ पे GFI 0 है। अगर यहाँ तक पहुँचे तो आगे तो फिर अपने आप लेके चला जाएगा। आपको इस वाले रीजन में इसका जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो वो उसको लेके चला जाएगा अपने आप। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाए, सबसे पहले हमें पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे GFI 0 है। तो हमने बोला पोजिशन वेयर GFI इज 0, कैपिटल G लिखते हैं, GFI 0। तो अगर आप वो वैल्यू देखें कैसे लिखेंगे, दैट इज GM डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, मान लीजिए इस पॉइंट की दूरी यहाँ से कुछ x है, इज इक्वल टू G 81m डिवाइड बाय कितना आ गया भैया, दैट इज 5a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही, दोनों बराबर होना चाहिए। GM ये यहाँ पे साफ हो गया, तो 5a माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स आ गया 9। समझ में आ गई ये बात। तो यहाँ पे बना 5a इज इक्वल टू 10x, तो x की वैल्यू बन गई आपके पास a/2। इसके लिए कितनी बन गई, a/2। तो यार ये जो पोजीशन ऑफ नल पॉइंट है वो आपको a/2 में मिला। a/2 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा ना, अगर यहाँ पे कहीं पे होगा तो फिर तो मतलब पॉसिबल नहीं है यहाँ तक पहुँचना, तो आपको फिर इस पार्टिकुलर यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँचाना पड़ता। एक बार JEE एडवांस में सवाल आया था, उसमें वैसे दो स्टार्स थे पर उसमें नल पॉइंट के बीच में मिल रहा था, पर इस वाले केस में नल पॉइंट के बीच में नहीं मिल रहा है, तो आपको उसको यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। तो यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा तो फिर हम ठीक है एनर्जी लिखते हैं डायरेक्टली। तो हम इस इनिशियल लिखी, हम लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ऐसा कुछ केस है आपके पास। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल देखें तो इसकी आगे माइनस GM कैपिटल M डिवाइड बाय ए, माइनस GM1 M2 डिवाइड बाय ए, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी M की यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे इससे एसोसिएटेड, अच्छा इसका M तो 81 है ना, 81M डिवाइड बाय ए, इतना सही। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो इसके सेंटर से कितना दूर है, 4a डिस्टेंस पे हैं आप, तो देखेंगे माइनस GM कैपिटल M डिवाइड बाई 4a प्लस कुछ वेलोसिटी होगी 12mv², और हम इसको जस्ट यहाँ तक पहुँचा देते हैं, जस्ट यहाँ तक पहुँचा देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो जाएगी, सिर्फ पोटेंशियल लिखनी है, तो वो बन जाएगी माइनस GMM डिवाइड बाई ए, फिर बन जाएगा माइनस GMM डिवाइड बाई मास हो जाएगा 81m डिवाइड बाई 4a। फिर हमने एनर्जी लिखी है। अब थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने जाएंगे तो ये बन गया 12mv², एक स्मॉल m पूरे में साफ कर दिया तो यहाँ पे बन गया GM डिवाइड बाय 4a प्लस 81GM डिवाइड बाय a, और यहाँ बन गया माइनस GM डिवाइड बाय a माइनस 81GM डिवाइड बाय 4a। सोल्व कर लीजिए यार, 4 LCM आ जाएगा आपके पास, 4 LCM आ गया तो यहाँ पे तो बन गया 1 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा 81 मल्टीप्लाई 4, 81 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आ गया 324, यहाँ पे माइनस आ गया 4 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 81 और ये GM हो गया। अब इसकी वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। तो टोटल 4 इसमें सेपरेट कर दीजिए 320, हमें पास 325 है और वहाँ पे 85 है, सेपरेट कर दीजिए आप, तो ये बन गया 4 और ये 240 बन गया आपके पास। तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है 1/v² 2 इज इक्वल टू 240 GM डिवाइड बाई 4a। सोल्व किया तो ये कुछ ऐसा बन गया। तो v² का एक्सप्रेशन बन रहा है दैट इज √120 GM डिवाइड बाई a। अब इसको किसके बराबर किया है इसने इसको बोला कि दिस इज इक्वल टू n√30 GM डिवाइड बाई a। ये यहाँ पे साफ हो गया, ये यहाँ पे 4 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। तो आपके पास जो जवाब होगा, सही जवाब, वो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सवाल ठीक था, पर पहले ये चेक करना जरूरी था कि हम उस पॉइंट की पोजीशन देखें जहाँ पे GFI 0 है। अब क्या वो अंदर मिल गया, इस वजह से आपको दिक्कत नहीं हुई।
बच्चों ये सवाल है एसएचएम का सवाल है। इसमें बोला गया 2 सिलेंडर हैं आपके पास में, एक सॉलिड है एक होलो है और ऊपर एक प्लैंक रखा गया है और यहाँ पे स्प्रिंग है। तो आपको बोला गया कि टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेशन का। तो हम ऐसे बोलते हैं कि मान लीजिए ये कुछ एक्स डिस्टेंस को डिस्प्लेस कर दिया इसको ना, तो अगर ये एक्स डिस्प्लेस होगा, अगर ये एक्स होगा तो ये वाला पॉइंट भी एक्स होगा, जिसका सेंटर ऑफ मास x/2 डिस्प्लेस होगा, सही। तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कुछ x/2 डिस्प्लेस होगा, बिकॉज प्योर रोलिंग चल रहा है ना आपके पास में, कहीं कोई स्लीपिंग ये प्योर रोलिंग है। तो अगर सेंटर ऑफ मास x/2 होगा तो रोटेट भी कर रहा है, तो उसकी वजह से इस वाले पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपके पास में कुछ मतलब ऐसे मान लेते हैं कि अगर ये ऐसा कुछ x बोल दिया ना इसको, तो हम बोलते हैं कि इसकी वेलोसिटी कुछ v है मान लीजिए इस प्लैंक की, तो किसी इंस्टेंट में ये v/2 होगा और ये वाला v/2 होगा। समझ में आ रही है ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी समझ में आती है। बिकॉज अगर सेंटर ऑफ मास की v होती है तो टॉप मोस्ट की 2v होती है, इसकी अगर हम v मान रहे हैं तो ये v/2 होगा। अब हम एनर्जी लिख देते हैं। तो हमने बोला स्प्रिंग की एनर्जी है ½ kx², प्लैंक की एनर्जी है ½ mv²। अच्छा, होलो की होगी आपके पास में ½ mv/2 का होल स्क्वायर, और इसको ट्वाइस कर दिया बिकॉज सेंटर ऑफ मास के दोनों की ट्रांसलेशन वेलोसिटी सेम लिखी जाएगी। रोटेशन लिखूंगा तो ½ mr² ½ I और ω² हो जाएगा आपके पास, इट इज ω², सही। सिमिलरली ओमेगा को भी उसी फॉर्म में लिख देते, इट इज v/2r का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होलो है। और अगर आप सॉलिड चेक करेंगे, सॉलिड का लिखेंगे ½ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²/2 और ये बन गया v/2 का होल स्क्वायर। ये एनर्जी है टोटल और ये कांस्टेंट एनर्जी है। ये स्प्रिंग वाली एनर्जी है, ये इस प्लैंक की एनर्जी है, ये इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², उसको ट्वाइस करके हमको दोनों में सेम आना है। और ये रोटेशन लिखी हुई है ½ I ω²। तो होलो का I हो गया आपके पास में mr² और सॉलिड का हो गया आपके पास में mr²/2। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं और 0 के बराबर करते हैं। अगर आप डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ये टर्म बन जाएगा kxv, ठीक है, dx/dt v हो गया। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा mva, सही, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये टर्म बन गया 1/4, तो यहाँ पे तो आ गया 1/8, ठीक है। और यहाँ पे mv² है तो क्या बन जाएगा 2mva, तो ये बन गया 1/4 mva, इट इज mva/4, ठीक है। और एक और 2 है तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं। तो यहाँ पे बन गया आपके पास में ये 4 था, यहाँ पे ये वाला 4 है और ये 2 है तो 8 बन गया। तो आपने लिखा mr² /8 /r²। अब v² का डिफरेंशिएट करूँगा तो 2va बनेगा आपके पास में, तो 2va तो mr² यहाँ पे उड़ जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा, तो क्या बन गया mva/4, दिस इज बिकम mva/4। सिमिलर अब उसमें चलते हैं, उसमें अगर हम करेंगे तो ये नीचे टर्म बन गया mr², वो स्क्वायर 4 और यहाँ पे 16 बन गया आपके पास, और यहाँ पे बन गया 2va, तो यहाँ पे बन गया /8, तो ये बन गया mva/8 इज इक्वल टू 0। हमने कुछ नहीं किया, काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दिया। ये है आपके पास में de/dt इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, वही हमने यहाँ पे प्रोसीड। तो ऐसा आ रहा है ना, यहाँ पे 8 आएगा आपके पास में ना, आप सोल्व करके देखें, दिस विल बिकम 8। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे तो बन गया kx प्लस m में बाहर निकाल लिया तो ये बन गया 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है और इज इक्वल टू 0 है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो kx प्लस m में एलसीएम आ गया आपके पास में 8, तो यहाँ पे बन गया 8 + 4, यहाँ पे 2 + 1 इज इक्वल टू 0। तो kx प्लस 8 और 4 12 और 3 15, दिस इज बिकम 15/8 ma, ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, इट इज kx इज इक्वल टू -15/8 ma। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये बन जाएगा 8k / 15m और x माइनस के साथ, तो ओमेगा आ गया बच्चों 8k / 15m। ये एक्सप्रेशन आ गया, तो टाइम पीरियड आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी आपके पास में, टाइम पीरियड का क्या लिखना है 2π / ओमेगा, तो ओमेगा बन जाएगा 15m / 8k, और इसकी वैल्यू पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप सोल्यूशन में अगर चेक करें तो सोल्यूशन में आपको फोर्थ मेथड से करके दिया है, तो मैंने वहाँ पे फोर्थ से, तो मैंने यहाँ पे एनर्जी से कर दिया, और ये सब सवाल एनर्जी से आसानी से हो जाते हैं, क्लियर। तो आप देख लीजिए, अपने बहुत ही सही ढंग से सवालों किया, बहुत कम कैलकुलेशन में कर दिया। अगर आप सोल्यूशन चेक करें तो अच्छा खासा उसमें लेंदी लिखा हुआ है। आइए अपने आगे बढ़ते हैं।
बच्चों अभी हम 8th प्रॉब्लम पे हैं। 8th प्रॉब्लम बोल रहा है एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में एसएचएम कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दी जिसमें एसएचएम कर रहा है और 2 पॉइंट से ए एंड बी जहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो जहाँ वेलोसिटी 0 होता है वो एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा। इसी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 जो एक्सट्रीम है, यहाँ पे कुछ मीन पोजीशन मान लिया। अब इसने क्या बोला कि पी पॉइंट है और वो कुछ यहाँ पे होगा, इस तरफ है पी पॉइंट, बिकॉज बोला गया कि ए पी छोटा है इसका टू पी बी। अब क्या बोला कि ये जो पार्टिकल है वो पी पॉइंट को पोजीशन करता, मतलब पी पॉइंट से मूव करता है सक्सेसिव टाइम इंटरवल 0.5 सेकंड और 1.5 सेकंड में। जब ये यहाँ से जाके ऐसे करके कुछ इधर आ रहा है आपके पास, इधर से जाके कुछ इधर आ रहा है, तो इसमें टाइम लग गया 0.5 सेकंड। और अगर आप इसमें देखेंगे इधर से जाके कुछ ऐसे इधर आ रहा है आपके पास, तो इसमें टाइम लग गया 1.5 सेकंड। तो अगर आप टोटल टाइम देखेंगे, टोटल टाइम तो कितना हो गया आपके पास, इट इज़ 1.5 सेकंड प्लस 0.5 सेकंड, टोटल आ गया 2 सेकंड। तो ये इसका टाइम इंटरवल आ गया इस एसएचएम का, ये जो एसएचएम हो रहा है इसका टाइम इंटरवल कितना आ गया, प्लस 2 सेकंड आ गया। अच्छा, इसकी स्पीड भी गिवन है इस वाले पॉइंट, जो वेलोसिटी है वो कितनी है, दैट इज 3√2। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम स्पीड कितना है, वी मैक्स कितना है। तो हम एक काम करते हैं, टाइम पीरियड से हम ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा हो जाएगा 2π/t, तो ये आ गया पाई रेडियन पर सेकेंड, ये हमारे पास ओमेगा निकल के आ गया। और v इस वाले पॉइंट पे p पे अगर आप देखें तो वो इतनी है, सेंटीमीटर पर सेकंड में ना, मीटर पर सेकंड। अब हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, तो सोच के देखिए इस ए पॉइंट की पोजीशन कुछ कैसी होगी। अगर आप इसको फेजर से अगर आप बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे एसएचएम हो रहा है, इस ये वाला पॉइंट कुछ पी मान लेता ना इधर, तो इस वाले एक्सिस पे एसएचएम हो रहा है आपके पास। तो ये पार्टिकल पहले कुछ यहाँ पे था, फिर ऐसे कुछ यहाँ पे आया, तो कितना टाइम लगा उसको, 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड। तो अगर ओमेगा मुझे पता है, ओमेगा है पाई, तो मैं बोलूँ यहाँ से लेके यहाँ पे जाने में कितना, ये थीटा जो आपके पास में आएगा, थीटा कितना आएगा, ओमेगा मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइड बाई 2। बिकॉज यहाँ से यहाँ पे जाने में 0.5 लगा ना, तो इस यहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा, इसका जस्ट हाफ लग जाएगा, क्योंकि हम तो फेजर से कर रहे हैं इसको। तो थीटा की वैल्यू आ गई π/4, तो ये वाला एंगल आ गया π/4। अगर ये वाला एंगल π/4 आ गया तो इस पॉइंट को सेंटर को अगर O बोल दो तो OP क्या आएगा आपके पास, OP आएगा a/√2। मतलब इस P पॉइंट की जो पोजीशन है वो कितनी दूरी पे है यहाँ पे, a/√2 पे, a एम्पलीट्यूड हो गया ना। फिर हम आगे सवाल में कुछ बचा ही नहीं, वेलोसिटी गिवन है तो v इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x² लिख दिया मैंने। तो v ओमेगा हो गया पाई, a² को a² और x कितना आ गया, a²/2। तो v कितना आ गया आपके पास, v की वैल्यू गिवन है इस वाले स्पेसिफिक पोजीशन पे कितनी है, 3√2, मैंने यहाँ पे 3√2 लिख दिया इसको, दैट इज पाई √a²/2, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है। तो यहाँ से अगर मुझे एम्पलीट्यूड निकालना हो तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, दैट इज 3√2 π/√2 मल्टीप्लाई a, तो a आ गया आपके पास 6/π, ये एम्पलीट्यूड आ गया। और v मैक्स क्या होता है, v मैक्स होता है a ओमेगा, तो a की वैल्यू है 6/π और पाई की वैल्यू, और जो ओमेगा की वैल्यू है वो पाई, तो वेलोसिटी आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो क्या जवाब सही हो गया आपके पास, 6 यहाँ पे सही हो गया। तो हमने इसको एक अप्रोच से किया, इसकी डिफरेंट अप्रोच भी हो सकती है, तो आप देख लीजिए किस तरीके से इसको प्रोसीड किया। फेजर बहुत ढंग से क्लियर होना चाहिए, जो ऐसे जब में आपने फेजर सीखा था वो बहुत बढ़िया ढंग से क्लियर होना चाहिए, उसका बहुत यूज होता है बहुत सारे सवालों के अंदर। बच्चों 9th प्रॉब्लम है आपके पास, यहाँ पे 2 आइडेंटिकल रोड्स हैं और उनका मास सेम है, इनको रस्सी की हेल्प से बैलेंस किया गया। तो पूछेगा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मिनिमम कितना हो ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा आपके पास। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अगर आप एफबीडी बनाएंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे तो इधर कुछ आपका इस पर टेंशन लग रहा है, ठीक, और फ्रिक्शन लग रहा होगा किस तरफ लग रहा होगा, इस तरफ लग रहा होगा, यहाँ पे आएगा μmg, सही, ये सेंटर हो गया आपके पास। अच्छा, ये डिस्टेंस कुछ l/2, ये डिस्टेंस भी कुछ l/2। तो अगर आप देखेंगे तो कितना है, जैसे μmg, ये वाला एंगल को 37 हो गया ना, तो μmg l/2 sin 37 इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई l/2 sin 37, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। भाई हम रोटेशन को बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ से l/2 ने l/2 को उड़ा दिया, sin 37 ने sin 37 को उड़ा दिया, सही। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो टेंशन की वैल्यू आ गई μmg के बराबर, टेंशन आ गया μmg के बराबर। अब यार ये म्यू की मिनिमम वैल्यू जानना चाहता है कि भाई साहब म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी आपके पास। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे mg लग रहा है, तो अगर हम इस वाले पॉइंट के अबाउट टेंशन को, मतलब इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करें, इस वाले पॉइंट के अबाउट, इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यही बात है, जैसे mg
L/2 cos 37, ये टॉर्क आ गया mg का, और ये किससे बैलेंस आउट होगा, टेंशन से, टेंशन का टॉर्क कितना आ गया, L sin 37, ऐसा कुछ बन गया। इस L ने इस L को उड़ा दिया, तो ये mg/2, और cos 37 कितना आ गया भाई, cos 37 आपके पास में बन गया, दिस इज 4/5 इज इक्वल टू t sin 37 बन गया 3/5, इसने इसको उड़ा दिया, तो टेंशन की वैल्यू आपके पास में आ गई mg 2mg डिवाइड बाई 3, 2mg डिवाइड बाई 3, ये टेंशन आ गया। अब यही टेंशन किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, म्यू mg के, तो आप इसको बराबर कर दीजिए, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, तो मिनिमम वैल्यू जो म्यू की रिक्वायर्ड है दैट इज 2/3। अब इसको लिखा 2/x, 2/3 को क्या दिखा रखा है इसने 2/x, तो यहाँ से जो x निकल के आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो सवाल सिंपल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, देख रहा था बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव टफ हो सकता नहीं, हमने अप्रोच किया तो बहुत आसानी से ये सवाल हो गया। ठीक है, में क्या बोला गया, ये हम जैसे प्रॉब्लम नंबर 10, इसमें क्या बोला गया कि ये m है, m मास है, और ये v नॉट वेलोसिटी जाता है और इससे टकराता है और परफेक्टली इनइलास्टिक टकराता है, और आपको बोला गया कि इस v की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ताकि ये b ब्लॉक मूव ना करे, ये वाला ब्लॉक मूव ना करे। तो फ्रिक्शन सिर्फ यहीं पे है, बाकी सब जगह फ्रिक्शन नहीं है। तो मुझे पता है कि इसको अगर आप देखें तो k x मैक्स किसके बराबर होगा, आपके पास है म्यू mg, भी रोकने वाला फोर्स तो यही है आपके पास। अगर आप इस पे देखेंगे तो स्प्रिंग फोर्स कुछ इधर लग रहा होगा F स्प्रिंग, और इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की अब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो k x मैक्स, तो यहाँ से मिल जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन कितना किया जा सकता है, तो ये x की जो वैल्यू मिल गई x मैक्स जो किया जाता है दैट इज mg/k, तो मैक्सिमम आप स्प्रिंग को इतना कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक ठीक, अब आप देखिए सबसे पहले जब इससे टकराएगा तो यहाँ पे ये m मास है, इसकी वेलोसिटी कुछ v नॉट है, और यहाँ पे 3m मास है। जब भी इससे टकराएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी, mv नॉट इज इक्वल टू 4mv, तो यहाँ से जो v आया दैट इज v नॉट बाई 4, तो जो इसकी वेलोसिटी बनेगी इस वगैरह की, तो ये टकरा के इसे चिपक जाएगा, तो टोटल मास क्या बन जाएगा फाइनली, कुछ ऐसा केस बन जाएगा, ये कुछ 4m की तरह दिखाई देगा आपको, और ये रुका हुआ है और इसकी वेलोसिटी कितनी है v नॉट बाई 4। अब आप चाहते हैं स्प्रिंग में इतना कंप्रेशन हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे, हाफ 4m v नॉट स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू हाफ, k की वैल्यू क्या है आपके पास, k को k लिख दिया हमने, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दैट इज m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइड बाय k स्क्वायर। और समझ में आ गया भाई, जो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इस ब्लॉक की, वो सारी स्प्रिंग की एनर्जी में चली जाएगी आपके पास। तो ये यहाँ पे साफ हो गया k से k, ये यहाँ पे m से m भी साफ हो गया। हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है, v नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, देख लेते थोड़ा। तो यहाँ पे 2 आ गया आपके पास, तो यहाँ पे कुछ 8 आ गया ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ 8 बन गया। अच्छा, अगर यहाँ पे 8 बन गया तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं इस तरफ, दैट इज v नॉट स्क्वायर बाई 8, नॉट स्क्वायर बाई 8, और ये आ गया mg स्क्वायर डिवाइड बाई 2k, mg स्क्वायर डिवाइड बाई 2k। अब k बाई m की वैल्यू है वो है 100, k बाई m की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 100 होगी, और यहाँ पे भी g स्क्वायर ये भी 100 हो गया, तो यहाँ पे 2 बन गया, तो v नॉट की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो v नॉट हो जाएगा 2। तो सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। हमने ये देख लिया कि अच्छा उसको चलाना नहीं है तो वो मैक्सिमम कितना कॉम्प्रेशन किया जा सकता है वो हमने देख लिया, फिर वहाँ से वेलोसिटी निकाला तो ईजिली हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, ऐसा कोई सवाल आपको गिवन है कि रो जो है, रो कुछ पाई आर का फंक्शन गिवन है और आर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस है। इन द फिगर शोइंग द फिगर द करंट फ्लो थ्रू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टिविटी कुछ रो है विच वेरीज द डिस्टेंस आर। यहाँ पे जो रेसिस्टिविटी है वो आर पे डिपेंडेंट है ना आपके पास, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बताना है, लेंथ की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, करंट इसी तरफ फ्लो कर रहा है, लेंथ के अलोंग फ्लो कर रहा है, और इसकी जो रेडियस है वो भी गिवन है 2 मीटर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे एक छोटा सा सेंटर माना है, ऐसे एक छोटा सेंटर मान लिया आपने, ठीक है। इस छोटे सेंटर की अगर आप रेजिस्टेंस निकालें डी आर, तो क्या लिखेंगे रो उस पोजीशन आर पे, रो और ये लेंथ कितनी होगी आपके पास में, लेंथ तो एल ही होगी, डिवाइड बाय इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ऐसे कुछ ऐसे सेंटर माना है, देखो ऐसे ऐसे सेंटर माना है, ऐसे सेंटर माना है, ठीक है। तो लेंथ तो एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला हो जाएगा आपके पास। ये कितना आएगा आपके पास, रो एल और क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया 2, इसका जो ये विड्थ होगा वो कितना आएगा, दैट इज 2 पाई आर और डी आर, ये बन गया आपके पास में। रो की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो डी आर बनेगा दैट इज पाई आर एल
डिवाइड बाई 2 पाई आर और डी आर। ये यहाँ पे साफ हो गया आपके पास। अब देखो यार, ये सब के सब किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर आप देखेंगे ये एलिमेंट पढ़ा है, नेक्स्ट एलिमेंट है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, सबके सब पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर आप आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 बाई डी आर आएगा। दैट इज 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई डी आर। नहीं समझ में आ रही बात? आप ये देखिए कि आपने जो एलिमेंट पकड़ा है वो कैसा पकड़ा है। ऐसे एक पूरा था, आपने उसमें एक ऐसी एक सिलेंड्रिकल शेल टाइप का माना है। अब दूसरी सिलेंड्रिकल शेल है, फिर तीसरी सिलेंड्रिकल शेल है, तो आपने इसकी लेंथ देख ली एल, एरिया क्या हुआ? ये वाला एरिया है। तो वो एरिया कितना, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा आपको, ये वाला एरिया है। तो इसकी रेडियस कुछ x है, ये जो विड्थ है वो कुछ dx है। तो एरिया कितना है? 2 पाई x dx। और ये सबके सब पैरेलल में रिलेटेड है, क्योंकि इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे नेक्स्ट एलिमेंट के कुछ वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पैरेलल में है, तो ऐसा बनेगा। अब आप इसको उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा कर दिए बन जाएगा 2 पाई डी आर डिवाइड बाई पाई। अब आप इसको इंडिकेट मान लीजिए। तो इस डी आर की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेके आर तक हो गया। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट जो निकल के आ रहा है दैट इज 2 पाई आर डिवाइड बाई पाई एल। तो मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट उल्टा कर दो इसको, दैट इज पाई से पाई साफ हो, एल डिवाइड बाई 2 आर, एल डिवाइड बाई 2 आर। वैल्यू पुट कर दो यार। एल की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर डिवाइड बाई 2, और आर की वैल्यू कितनी है? 2, तो 5 आपके पास इसका जवाब आ रहा है। तो सवाल आसान था, आपको यहीं पे देख के आइडिया लग जाएगा। तो उल्टा इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो उल्टा करना ही करना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा अच्छा पैरेलल में है, इसलिए हमें इसको 1 बाई डी आर को इंटीग्रेट करना है। डी आर को आप इंटीग्रेट वैसे भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पे जो छोटा जो एलिमेंटल था वो नीचे था, वो पॉसिबल ही नहीं है उसको करना। ठीक बच्चों, अभी हम 12th प्रॉब्लम में हैं। 12th प्रॉब्लम बोला गया चार्ज है इसके ऊपर, ये एक स्फेरिकल शेल है और इस पे चार्ज 1 कूलम चार्ज है, ऐसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? अब उससे बोला गया कि फ्रिक्शन का मिनिमम कोफिशिएंट क्या हो, मतलब क्या बोला, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू क्या हो ताकि आपके पास में, सो दैट द शेल स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस। म्यू वगैरह सब कुछ गिवन है, इसकी वैल्यू क्या हो ताकि ये स्लाइड करना शुरू कर दे। मास गिवन है, चार्ज गिवन है, स्लाइड करवाना है, प्योर रोलिंग नहीं करना, स्लाइड करवाना है। तो ठीक है, देख सेंटर पे इधर फोर्स लग रहा हुआ क्यू ई, तो क्यू की तो 1 है, तो ये फोर्स आ गया ई आपके पास में। ठीक है, फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा हुआ पीछे की तरफ, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? म्यू एम जी आपके पास, दैट इज म्यू एम जी आपने लिख दिया। तो जो आपके पास में ट्रांसलेशन इक्वेशन है दैट इज ई माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए सी एम, और सेकंड इक्वेशन टॉर्क की वजह इज म्यू एम जी आर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई आपके पास में कैसा है? होलो है क्या? ये कुछ नहीं बोल रहा, तो हम इसको शेल बोल दिया, शेल बोल दिया मतलब 2/3 एम आर स्क्वायर और अल्फा हो गया आपके पास में। और अगर आपको साइड करवाना है तो साइड करवाने के कॉरस्पॉन्डिंग पहले हम ए सी एम अल्फा में रिलेशन निकालते हैं, फिर हम आगे बात कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है आपके पास में। तो हम ये जानते हैं कि अगर आपको स्लीपिंग करवाना है तो ए सी एम ज़्यादा हो जाए आपके पास में, किससे? अल्फा से बड़ा हो जाए। तो ए सी एम की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देते हैं, दैट इज ई बाई एम माइनस म्यू जी, दैट शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे देखेंगे तो ये साफ हो गया, यहाँ पे ये साफ हो गया। अल्फा की वैल्यू आ रही है 3/2 म्यू जी, इसी 3/2 म्यू जी ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे ई बाई एम, एम की वैल्यू सवाल में गिवन है क्या? 2 kg गिवन है। ये आपके पास में आ गया 3/2, तो यहाँ पे बन जाएगा 5/2 म्यू जी। तो ये यहाँ पे साफ हो गया। तो ई बड़ा होना चाहिए 5 म्यू जी से, म्यू की वैल्यू पुट कर दो, तो ई बड़ा होना चाहिए 5 18/100 आ गया। और जी की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 10 लेना है, यहाँ पे 10 ले लीजिए आपने, तो यहाँ पे 9। तो ई बड़ा होना चाहिए बच्चों 9 से। तो अगर ई बड़ा होगा आपके पास में 9 से, तो वो लास्ट वाला केस होगा जिसमें स्लीपिंग हो रहा होगा। ठीक है, सवाल आसान था, उसमें चाहता था स्लीपिंग शुरू हो जाए। स्लीपिंग शुरू हो जाए मतलब इसका जो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का ज़्यादा हो जाए अल्फा से, तो बात बन जाएगी। तो ई की वैल्यू 9 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास में स्ट्रिंग वेव का सवाल है 13th प्रॉब्लम। इससे बोल रहा है कि इसमें टेंशन फिक्स है और म्यू वेरी कर रहा है एक साथ में, यहाँ पे ऐसे एक साथ में वेरी कर रहा है। तो आप बोला कि डिस्टर्बेंस को एक एंड दूसरे एंड में जाने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने बोला यहाँ पे x दूरी पे जाएगा, तो dx विड्थ मान लिया, तो ये dx विड्थ की दूरी ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? ये dx
और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हम लिख देते हैं। तो वेलोसिटी कितना आएगा आपके पास, वेलोसिटी आएगा √t/μ, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे तो dt से बन जाएगा t और ऊपर बन जाएगा √kx dx/√15। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x के लिए 0 से लेके फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, कुछ l बन जाएगा। दिस इज 1.5 मीटर। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सवाल में यार k की वैल्यू भी नहीं गिवन, तो हमें पहले k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो k की वैल्यू कैसे निकालने हैं, तो हमें मास गिवन है, टोटल 45 kg मास गिवन है। तो मैंने बोला लैम्डा हो गया मतलब म्यू मल्टीप्लाई dx, इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मास मिल जाएगा, ये तो आएगा। तो ये देखा तो k x²/2 इज इक्वल टू m आ गया, ये आ गया 0 से लेके l तक। तो k की वैल्यू आपके पास जो निकल के आई तो ये 2m डिवाइड बाई l, ये k की वैल्यू आ गई। तो k की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा प्रोसीड करके देखते हैं। k की वैल्यू हमें पता लग गई तो t आएगा आपके पास, इसमें लेंथ वगैरह सब गिवन है ना, इसकी लेंथ हमें गिवन था, हम इसको भी 0 से लेके l तक कर लेते हैं, एक बार l तक इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इधर आपके पास में रूट के बाहर आ गया बच्चों, √15 भी बाहर आ गया। यहाँ पे है x⁴ का इंटीग्रेशन dx की रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा x⁴3/2, नीचे भी आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 2 और ऊपर ये वैल्यू बन जाएगी √k/15। सही। अच्छा, अब इसको थोड़ा पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चा l² आ रहा था ना, यहाँ पे आपके पास में अगर आप देखेंगे तो ये x साथ l² जाएगा नीचे। अब थोड़ी वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2, इसमें लिमिट्स पुट करें तो ये बन गया 2l⁻³ यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे बन गया √k/15, k की जगह पुट करें 2m डिवाइड बाई l² और यहाँ पे 15 आ गया। अच्छा, अब देखिए तो l बाहर आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ पे सिर्फ इसकी जगह बचेगा √l। ठीक है, ये उड़ा दिया आपने। अब वैल्यू देते हैं 2/3 वैल्यू पुट करते हैं 2/3, 2m की वैल्यू 45, l की वैल्यू आपके पास में आ गई 3/2 और ये 15 हो गया आपके पास। ठीक है, ये सब साफ हो गया आपके पास। तो यहाँ पे टाइम आ रहा है, वो टाइम आ गया 2 सेकेंड। तो सवाल में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, आसानी था सवाल आपके पास। बस आपको ये देखना था कि जो k की वैल्यू क्या है वो निकाल लीजिए और एक छोटे से एलिमेंट के टाइम निकालिए, फिर इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, वो जो 14th प्रॉब्लम है, इसमें बोला गया बिलियर्ड बॉल है आपके पास और इसकी रेडियस कुछ r है, मास कुछ m है। इसको एक इम्पल्स दिया गया सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे और इसके सेंटर मास की वेलोसिटी बने 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं j = mv होगा आपके पास में, तो j की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं 10m। तो भाई इतना इम्पल्स आपने दिया है। क्लियर। अब ये पूछ क्या रहा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट वगैरह सब गिवन है, कितने टाइम बाद में प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से आप ओमेगा पे निकाल के देखिए ओमेगा कितना आएगा। तो हमने लिखा j × r/2 = I ओमेगा। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, सॉलिड स्फीयर है ना आपके पास में, दिस इज 2/5 mr² × ओमेगा। तो यहाँ से आप j की वैल्यू पुट कर 10mr / 2 = 2/5 mr² ओमेगा। इस m ने इसको मार दिया, इस r ने इसको मार दिया। तो यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू आपके पास में निकल के आ रही है, ओमेगा की वैल्यू, तो वो आ गया आपके पास 5 बन गया ना यहाँ पे 25/2 ये ओमेगा आ गया। अब देखिए कौन ज़्यादा है, अगर आप वेलोसिटी देख रहे हैं तो वो 10 है और ये हो गया इतना। तो अगर आप ओमेगा r से आप चेक करेंगे, भाई एक r भी आना चाहिए, यहाँ पे r आ गया ना। तो आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा भाई ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे जो ओमेगा है वो ज़्यादा है, मतलब स्लीपिंग में ओमेगा ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है आपके पास में। तो फ्रिक्शन किस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा, ताकि ओमेगा को घटाया जा सके। तो अब हम क्या बोलेंगे, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। अब कितने टाइम बाद में प्योर रोलिंग शुरू हो गया उसकी चर्चा चल रही है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, तो फ्रिक्शन F = m में लिखा जा सकता है, क्योंकि उसके बाद इम्पल्स देने के बाद तो कहानी खत्म होगी। तो फ्रिक्शन है μmg = m/acm। तो acm की वैल्यू बन गई μg, acm की वैल्यू कितनी बन गई μg। सिमिलरली अगर आप अल्फा निकालने जाएंगे तो यहाँ से अल्फा भी आपके पास में आ जाए, μmgr = 2/5 mr² और यहाँ पे अल्फा, तो mr साफ हो गया। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 5 μg / 2r, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है,
और जब प्योर रोलिंग शुरू होगा उस टाइम पे v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। तो मैंने v लिखा किसी टाइम पे, तो वेलोसिटी थी 10 और वो बढ़ रही है बिकॉज फ्रिक्शन इस तरफ है, मतलब एक्सेलेरेशन इस तरफ है, दैट इज म्यू जी मल्टीप्लाई टी। ये वेलोसिटी आ गया किसी टाइम पे। ओमेगा अगर आप चेक करें तो ओमेगा घट रहा है, इनिशियल ओमेगा कितना था, 25 डिवाइड बाई 2r, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल मींस अल्फा टी, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी 5 म्यू जी डिवाइड बाई 2r। सही है ऐसा एक्सप्रेशन, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा टी, वही हमने यहाँ पे किया है। अब वैल्यूज पुट कर दो यार फटाफट और टाइम की वैल्यू निकालो। तो आर की वैल्यू सवाल में गिवन है क्या, आर तो उड़ जाएगा, आर की जरूरत नहीं है, आर तो यहाँ पे साफ हो गया आपके पास। तो यहाँ पे गया 10 और म्यू जी की वैल्यू 5t हो जाएगा, दिस इज बिकम 5t। तो यहाँ पे आप देखिए 25/2 और यहाँ पे अगर अपने चेक करें 25/2, अरे सही कुछ मिस्टेक कर दिया गया यहाँ पर, 25/2, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी हाफ, दैट 25/2 और ये t बन गया ऐसा। ठीक है, अब इसको इधर लेके आते हैं तो ये बन जाएगा 35/2t इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 5/2। तो ये 2 से 2 साफ हो गया, ये 7 आ गया, तो t की वैल्यू आ गई 1/7 सेकेंड। और हमसे जो रिजल्ट पूछा है वो है 1/t कितना होगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 7 आपके पास जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी हम 15th प्रॉब्लम पे हैं। 15th प्रॉब्लम बोले कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है, रेजिस्टेंस के लिए 0.25 मेगा ओम। ठीक है, अभी क्या चाहता है आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना है। तो मैंने बोला क्यू मैक्स, क्यू का एक्सप्रेशन लिखता हूँ पहले, क्यू कितना आएगा C × V। तो क्यू को आपने लिखा C है 6 माइक्रोफेराड और मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस है 3 sin ω t। तो Q का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है 18 × 10⁻⁻6 sin ω t, ये Q आ गया आपके पास। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या आएगी, I आएगा dQ/dt। तो dQ/dt आएगा 18 10⁻⁻6 और यहाँ पे बन जाएगा cos ω t और मल्टीप्लाई ओमेगा। क्लियर। तो अब हम इस ओमेगा की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है क्या, हाँ 2t गिवन है सब, इसकी वैल्यू इसके वैल्यू 2t गिवन है, ये 2t लिखा हुआ है, 2t ऐसा कुछ बन गया। तो ये वैल्यू कितनी बन गई I की वैल्यू, यहाँ पे भी ये 2 आ गया 36 10⁻⁻6 और cos 2t, ये आ गया आपके पास I की वैल्यू। अब पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा I × R, तो I × R, तो I × R करेंगे तो ये बन जाएगा 36 × 10⁻⁻6 और इसकी वैल्यू आ गई 0.25 × 10⁻6 और ये बन गया cos 2t। अब मैं पूछूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो यही मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ये इससे साफ हो गया आपके पास, यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे ये दिस इज 9, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज 9 वॉट। तो वीआर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 9, तो इसका जवाब होगा। सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते थे। बच्चों हम बात करें 16th प्रॉब्लम की, पोटेंशियोमीटर का सवाल है। क्या काम आता है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की, और वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर में से पोटेंशियोमीटर बेटर रहता है, वैसे इन्फॉर्मेशन ही बता रहा हूँ। सवाल में ये सब डाटा गिवन है, तो आपको बोला गया नल पॉइंट यहाँ से कुछ एक डिस्टेंस में मिलता है तो डिस्टेंस बतानी है। रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर जो आपके पास में है वो 10 ओम है और इसकी जो लेंथ है AB वायर की वो 1 मीटर है। तो हम कैसे प्रोसीड करें, देखिए ये अपने आप में एक आइसोलेटेड सर्किट है, तो इसमें करंट देख लिया, तो इसमें करंट आपके पास से मिलेगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट जा रहा है। तो इसके जो ड्रॉप आ रहा होगा, इसके जो ड्रॉप वो कितना है 0.3 वोल्ट का, 0.3 वोल्ट का। तो ऊपर वाले में भी यहाँ पे जो एक्स डिस्टेंस में जो ड्रॉप आना चाहिए Vx, वो भी आपके पास में 0.3 वोल्ट आना चाहिए, तो मैंने बोला Vx भी आना चाहिए 0.3 वोल्ट। अब पहले ऊपर सर्किट में करंट निकालते हैं। इसमें अगर आप करंट देखें 2 डिवाइड बाई ये 15 हो गया और ये 10 हो गया, आपके पास में टोटल 25 आ गया, 2 डिवाइड बाई 25 एम्पियर, इतना सही है। ये रेजिस्टेंस सेट, ये बैटरी है 2 वोल्ट की, 15 ओम, ये है 10 ओम, टोटल आ गया 25 वोल्ट, तो इतना करंट आ गया। तो अब अगर आप Vx देखेंगे तो कितना है 2 × 25 और इस x पार्ट की रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो टोटल है 10 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई x। भाई Rx लिखना है ना हमें, इसकी रेजिस्टेंस Rx कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि 10 1 मीटर की रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो x मीटर कितना होगा 10x होगा, तो मैंने वही लिखा 10x, सही। और ये 0.3 के बराबर आना चाहिए। अब देखते हैं करके 5 25, दिस इज 4 डिवाइड बाई 5
मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 3/10, ये यहाँ पे उड़ा दिया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 3/8, x इज 3/8। तो अब ये चाहता क्या है, तो ये बोला कि ये वाली वैल्यू x/8 के बराबर है। ये किसके बराबर है, x/8। तो x की मतलब कोई वैल्यू है यहाँ पे, इसने नाम दिया, उसको नाम भी x ही दिया ना, या फिर इसको l/8 बोल दो, तो यहाँ से l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो 3 आपके पास में जवाब होगा। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, इजीली आप इसको कर सकते थे। ये सवाल आपका प्रॉब्लम नंबर 17। इसमें बोला गया कि सर्किट बना के दिया है आपको और बोला I1 I2 की वैल्यू बताइए। I1 इस वाले ब्रांच में, I2 उसमें है। तो कैसे करेंगे, किसी एक पर 0 मान लेते हैं, इसका 0 मान लिया तो ये वाला भी 0 हो गया। तो यहाँ पे ये वाला 5 आ गया, ये वाला कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ पे ये भी कितना आ गया 10 आ गया, ये भी कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ पे 0 तो 0, तो यहाँ पे कितना आ गया -5 आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इधर जाएंगे यहाँ पे 0 आ गया तो ये आ गया -20, दिस इज बिकम -20, -20 में +5 तो ये आ गया -15, यहाँ पे आ गया 10। I1 I2 वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I1 तो मुझे दिखाई दे रहा है, I1 आ गया 15/5 दैट इज़ 3 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू तो आ गई 3 एम्पियर। कुछ गलत कर दिया क्या, सॉरी ये +5 आएगा ना आपके पास में, जैसे +5, 0 से बड़े है तो +5, तो ये आ गया आपके पास से 5/5 दैट इज़ 1 एम्पियर। ठीक है, I2 की अगर हम बात करेंगे तो I2 कितना आ रहा है मेरे पास, जैसे 25/25 इज इक्वल टू दिस इज अगेन 1 एम्पियर, क्योंकि ये तो -15 हो गया, 10 हो गया, तो पोटेंशियल 10 माइनस ऑफ 15 25/25 तो 1 एम्पियर। तो I1 I2 दोनों की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आपके पास यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अभी हम इससे नेक्स्ट सेकंड वाले सवाल में चलते हैं। इसमें प्रॉब्लम नंबर 18, उसमें तो ये बोला कि VA माइनस VB कितना आएगा। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा, तो हम चल के देखते हैं। तो वहाँ चलना शुरू किया VA, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं, यहाँ तक कोई ड्रॉप नहीं है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इस 1 एम्पियर और इस तरफ फ्लो कर रहा है ना आपके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा -25। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो -5 हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू VB आ गया। तो यहाँ से VA माइनस VB जो निकल के आया दैट इज 30 वोल्ट। तो ये जवाब आ गया 30 वोल्ट का। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या आपके पास में, हाँ बी ऑप्शन मैच कर रहा है। फिर पावर की बात कर रहा है, पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, तो थोड़ा हर एक में करंट निकाल लेते हैं पहले। तो 10 था तो 20 बन गया, तो यहाँ पे जिसमें करंट आया दैट इज 1 एम्पियर। अच्छा, इसमें अगर हम करंट चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना बन रहा है करंट, दैट इज 5/20 दैट इज 1/5 एम्पियर। ठीक, इसमें अगर आप चेक कर रहे हैं तो 0, यहाँ पे -20 तो 20 दैट इज इससे कुछ 1 एम्पियर करंट जा रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम पावर की बात करते हैं। पावर पूछा कि टोटल कितना, तो हर एक से हमने करंट निकालिए। पावर का एक्सप्रेशन होता है I²R। हर एक से पावर निकाल देते हैं। इससे देखता हूँ I की वैल्यू 1 है तो I²R बन गया 5 प्लस, इससे देखा तो करंट की वैल्यू होगी 1/5 और I²R कितना बनेगा, I² हो जाएगा 1/25 और 25 तो वो 1 आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे अगर आप I देख रहे हैं तो 1 है दैट इज I²R, तो यहाँ पे 10 बन गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे भी I की वैल्यू 1 है तो I² ये 25 हो गया आपके पास। और यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो आप पूरे को सोल्व कर दीजिए तो एक्सप्रेशन कितना बन गया 25, 45, 55, 60 और ये 61 वोल्ट आ रही है आपके पास। तो दो ऑप्शन मैच कर जा रहे हैं आपके, एक तो ऑप्शन बी एंड एक ऑप्शन डी। तो सवाल सिंपल था, तो ये कॉम्पिटिशन यहाँ पे खत्म होता है। अब आइए अपने नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में चलते हैं। बच्चों अभी हम लास्ट कॉम्पिटिशन पे हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 90 एंड 20। उसमें क्या बोला गया, ये एम ब्लॉक का मास आता है, इससे इलास्टिकली कोलाइड करता है, फिर साथ में कंप्रेस होकर आगे प्रोसेस होता है। तो होगा क्या देखना, ये इनिशियली आएगा, आज इलास्टिक कोलाइड करें, दोनों एक साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर ऐसे यहाँ पे आएंगे। जैसे ही वापस यहाँ पे आ रहे होंगे तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी v, तो इसकी भी v होगी, पर इसको तो रोकने के लिए स्प्रिंग है, इसको है नहीं, तो ये आगे मूव कर जाएगा आपके पास। तो इसका नाम, इस ब्लॉक का नाम कुछ है A, इसका नाम है B। तो पहले A B से टकराएगा, फिर A और B साथ साथ मूव करेंगे, कंप्रेस होंगे, फिर साथ साथ यहाँ तक बाहर आएंगे। जब वापस नेचुरल लेंथ पे आएंगे तो A तो निकल लेगा आगे, फिर B अकेला चलेगा। क्यों, क्योंकि B को रोकने के लिए स्प्रिंग आ गया ना पीछे, A को तो रोक ही नहीं रहा, वो निकल लेगा आगे। अब आपसे बोला गया लेट कोलिजन इज टेक्स प्लेस एट t = 0, तो कौन कौन से टाइम के ऊपर वो नेचुरल लेंथ पे आएगा। तो इनिशियली अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये फिर 2m मास बन गया इनिशियली आपके पास में, ये भी m और ये भी m, और ये पूरा सेटअप मूव करेगा v0/2 से। तो पहली बार तो ऐसे यहाँ पे जाएगा, फिर जाके वापस यहाँ पे आएगा, तो ये नेचुरल लेंथ पे आया। तो टाइम पीरियड क्या होता है आपके पास, टाइम पीरियड होता है 2π/ω, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा है √k/2m। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, 2π √k/2m
2m डिवाइड बाई के, ये टोटल टाइम पीरियड होता है पूरा ऑसिलेट करता है, पर हमें यहाँ पे t/2 चाहिए, तो आपका जो टाइम होगा कैपिटल T/2, तो ये बन जाएगा π√2m/k। एक तो इस वाले टाइम के ऊपर आपके पास में नेचुरल लेंथ के ऊपर आएगा, तो एक तो ए ऑप्शन सही हो गया। फिर आप देखिए, फिर जब इसका मैं यहाँ से अब आगे मूव कर रहा होगा तो ये अलग हो जाएगा, ये अपना निकल जाएगा अलग, इसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ जाएगी, फिर ये सिर्फ अकेला जाके यहाँ पे आएगा। तो उस वाले में अगर आप टाइम देख रहे थे, टोटल टाइम उसका होता 2π √, यहाँ पे 2m था, अब यहाँ पे सिर्फ m बचेगा, सिर्फ अब m ऑसिलेट कर रहा है। ये यहाँ पे ऐसे आया, टकराया, चिपका इसके साथ में, इधर ऑसिलेट किया, फिर इसकी तो आगे निकल गया a, फिर अब खाली b ऑसिलेट करेगा। तो एक टाइम तो ये आ ही गया, फिर दूसरा टाइम क्या हो सकता है, ये टाइम प्लस फिर ये वाला टाइम, तो ये टोटल टाइम होगा 2π √k/m, दिस इज m/k। तो हमें इसका जो टोटल टाइम चाहिए होगा, एक तो ये वाली वैल्यू और एक इसका हाफ, ये वाला टाइम आएगा वो आपके पास। तो ये रिजल्ट कितना आ गया, दिस इज π √m/k √2 + 1। तो सी ऑप्शन मैच कर गया, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो यहाँ पे सही हो गया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल के अंदर, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 20। प्रॉब्लम नंबर 20 में क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन। अब देखो ये v0/2 से गया था ये दोनों ब्लॉक, अब वापस आएगा तभी v0/2 से आएगा। अब क्या हुआ, ये तो निकल लेगा, ये जो b/a है निकल लेगा। अब सिर्फ ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पे एक ब्लॉक था m का और वो इधर मूव कर रहा है v0/2 से। अब पूछ क्या रहा है मुझसे, इलोंगेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन। तो मैं क्या बोलूँगा, हाफ m v0²/4 इज इक्वल टू हाफ k x²। इसने इसको मार दिया, तो x की वैल्यू आपके पास जो निकल के इट इज m/k और ये बन गया v0/2, ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। तो ये है आपके पास में मैक्सिमम इलोंगेशन, और इसने इसका अंदर लिखा हुआ है, तो ठीक है ये एक्सप्रेशन बन रहा है, तो ए मैच कर रहा है आपके पास। यही इसने लिखा हुआ है x को हाफ √m v0²/k, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात है आपके पास। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, तो यार ए तो v0/2 से आया था, v0/2 से बाहर जाएगा, बी यहाँ पे ऐसे आया, वापस इस तरफ आएंगे तो ए और बी दोनों v0/2 से मूव करने लगे, तब ये ए तो आगे निकल जाएगा, तो ए तो आगे चलता रहेगा किससे, v0/2 से, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v0/2 आएगी। तो सी ऑप्शन मैच करें, तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में पेपर खत्म होता है। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। कुछ सवाल अच्छे थे और कुछ सवाल एवरेज थे, तो कुछ अच्छे सवाल आपको लगे, कुछ कंसेप्ट लगे, आप नया सीख रहे हैं, तो वह बात नोट्स में लिख लीजिएगा, ताकि वो आगे आप जब फ्यूचर में जब रिवाइज कर रहे हो जेईई एडवांस से पहले या कुछ टाइम ड्यूरेशन में, तो आप उसे याद रख पाएँ। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।